एवरीवन, माय नेम इज़ मिस्टर अभिनव कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को मेरा एजुकेशनल वीडियोस अच्छा लगा और अगर आप लोगों को लगा कि फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट तभी कीजिएगा जब आप लोगों को कोई डाउट हो या तो कोई भी अगर कुछ बोलना हो डाउट, अगर स्पेशली अगर आप लोग कमेंट कर सकते हो जब आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरा कमेंट कर सकते हो कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, द गुप्ता पीरियड या तो गुप्ता एम्पायर। आखिरकार हुआ क्या था कि गुप्ता एम्पायर जो था वो शुरू हुआ था 320 एडी से। 320 एडी से शुरू हुआ था। गुप्ता पीरियड जो है एक्चुअली उसका फाउंडेशन क्या था, जो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त वन। आप नोट में लिख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। गुप्ता पीरियड, द एम्परर हु फाउंडेड द गुप्ता पीरियड इज नोन एज चंद्रगुप्त वन। मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त जो वन थे वो मौर्य डायनेस्टी के बाद आए। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मैं आपको सीधा सीधा कह दे रहा हूँ कि चंद्रगुप्त वन जो थे वो इस डायनेस्टी या तो एम्पायर के फाउंडर थे। सेकंड, उनके बाद आए थे क्या थे उनका नाम, क्या मैं खुद भूल गया। इनका नाम क्या था, नाम इनका ये था स्कंदगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। हाँ, अभी मुझे याद है। समुद्रगुप्त जो थे वो 320 एडी से लेकर के 375 एडी तक रहे। वो बहुत पावरफुल राजा थे जिनको इंडिया का नेपोलियन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था। और जो ये थे समुद्रगुप्त थे, उनके जैसा ज़्यादा अच्छा जो एम्परर था इंडिया में आज तक कभी आया भी नहीं था। तो अगर कोई आया नहीं था तो कैसे लोग मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, कैसे लोग, मतलब हमको खुद शंका है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्यों अच्छा लगता है गुप्ता पीरियड। हमको लगता है, मेरे हिसाब से अगर मानो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो मौर्य डायनेस्टी था। मौर्य डायनेस्टी सबसे ज़्यादा अच्छा था। अगर उस पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को प्लीज़। और अगर मन करे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा अकाउंट को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो है क्या, जो समुद्रगुप्त था वो, उसके कारण इंडिया में नेवी का निर्माण हुआ। नेवी जो था वो शुरुआत हुई उसकी। और नेवी की जब शुरुआत हुई तो नेवी जो था वो मतलब इंडिया का उस ज़माने में बहुत पावरफुल हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। अगर मैं अपने किताब के हिसाब से कहूँ तो द गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर जो है, पेज नंबर क्या है, 63। हाँ, अब मैं आप लोगों को गुप्ता एम्पायर के बारे में बता रहा हूँ। कुशन्स लोग जो थे वो एक्चुअली एक ये थे, ट्राइब हुआ करते थे। द गुप्ताज गेव पॉलिटिकल यूनिटी टू द कंट्री, अंडर देम इंडिया मेड रैपिड प्रोग्रेस। गुप्ता जो लोग हुआ करते, मतलब गुप्ता एम्पायर जो हुआ करते थे, वो कंट्री को पॉलिटिकल यूनिटी दिया करता था। मतलब दूसरे कंट्रियों के साथ मिलजुल के रहना, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना उस ज़माने में भी किया जाता था। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था जो इंडिया को ऊंचाइयों तक पहुँचाया उन लोगों के कारण। अंडर देम इंडिया में रैपिड प्रोग्रेस, इंडिया, उन लोगों के अंदर में इंडिया बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ देयर एम्पायर अराउंड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया। वो लोग ना कि खाली इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग थे, उसके बल पे वो मिलिट्री में भी स्ट्रॉन्ग थे। जिससे आज इंडिया मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग है, वैसे उस ज़माने में भी इंडिया बहुत मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। तो ना कि वो खाली इकोनॉमी किए, अच्छा किए, उसके साथ साथ लैंड भी कब्जा किए, बहुत सारे जगह पे कब्जा किए। इंडिया के नॉर्थ से वाला जो सिंध वाला जगह है वहाँ तक से लेकर के वेस्ट और ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल से लेकर के वेस्ट में राजस्थान तक पूरा, और साउथ में कर्नाटका से लेकर के उड़ीसा तक पूरा उन लोगों ने ये किया था, कब्जा किया था। मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था, सोचिए। तो ये था इसका बारे में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसका सोर्सेज कहाँ मिलेगा? आप लोगों को स्कूल के एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर यही मिलता होगा कि सोर्सेज कहाँ मिलता होगा इस चीज़ का। तो सोर्सेज इसका कहाँ से मिलता है? लिटरेरी से मिलता है, आर्कियोलॉजी से मिलता है और फॉरेन सोर्सेज से भी मिलता है। लिटरेरी में बताता हूँ, लिटरेरी में मिलता है उन लोगों
रिसोर्सेज जब वो लोग मतलब टोटल 36 लिटरेरी पाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक। तो उसमें से 18 पुराण है और 18 अब पुराण है। मतलब 18 पुराना से जो सिंपल पुराण होते हैं, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, कोई भी पुराण ऐसी की थी सॉरी, तो उसके आसपास में ये भी होता है एक अब पुराण भी होता है। अब पुराण जो होता है वो सब पुरानी मान सकते हो मतलब छोटा सा पुराण। और इन लोगों का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, गुप्ताज लोगों का, गुप्ता एम्पायर का। तो ज़्यादातर इनमें से जो पुराण थे वो कंप्लीटेड थे गुप्ता पीरियड में। तो एक वायु पुराण में लिखा हुआ है, अनु के प्रायगम छ संकेत मगध्यस्तम एतान जनपदाय सर्वान भोक्सातु गुप्त वंशजा। ये एक मंत्र है। Along the Ganges, all the territories, I mean Prayag, Magad and Saketa will be enjoyed by the Gupta family. और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के हिसाब से जो गुप्ता पीरियड है हम लोगों को बहुत आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज सप्लाई करता है। जैसे उनका कॉइन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बुक में, ये देखिए इन लोगों का यही कॉइन्स, इसी टाइप का कॉइन्स हुआ करता था। ये देख सकते हैं यहाँ पे बुक में खुद दिखा रहा है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखिए, ये देखिए। और उस ज़माने में गुप्ता एम्पायर इस टाइप का मैप हुआ करता था उसका, इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का बहुत बड़ा हुआ करता था। और गुप्ता एम्पायर की सोचो मत, वो उन लोगों का जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलेगा वो कॉइन से भी मिल सकता है, पैसा से भी। पैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन से भी मिल सकता है। जैसे अशोक पिलर आप देखे होगे, वहाँ पे क्या क्या लिखा होगा वो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ लेंगे। तो ये इंस्क्रिप्शंस में खुद दिखा रहा है। ये मतलब ये जो नंबर ऑफ पिलर्स बहुत है और वो बने रहते हैं स्टोन, आयरन, रॉक्स और कॉपर के मदद से। और जो मोन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनारस का है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला में है, वो भी ये मोन्यूमेंट्स ही है। मतलब ज्ञान के भंडार के मंदिर है ये लोग। एक है फॉरेन रिसोर्सेज, जिसे जो बड़े बड़े ट्रैवलर्स आया करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जैसे फाहिन जो चाइना से आया था, लाओ त्से वो भी चाइना से आया था। बहुत सारे लोग आया करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी से, जिससे पता चलता है उन लोगों ने खुद मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, इंडिया के पूरे बारे में अलग से एक किताब भी बनाया है उन लोगों ने। और मतलब फाहिन जो है, जो एक चाइनीज आदमी था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो 3 साल तक रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी में, पढ़ा है। तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जो था उस ज़माने में, मतलब उस ज़माने में जहाँ पे ज्ञान की नामी नहीं थी, उस ज़माने में इंडिया के पास ज्ञान की भंडार थी। सोचिए इंडिया के पास कितना बड़ा कल्चरल हेरिटेज है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस भी अच्छे थे इंडिया के उस ज़माने में। और मैंने आप लोगों को तो बता दिया चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में भी बता दिया। ये बहुत ही बड़े एम्परर थे। इनके बेटे का नाम मैं बता रहा हूँ। इनके बेटा जो थे, इनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो बहुत फेमस है। आप लोग देखते होंगे, उसके ऊपर एक मूवी बना है, मैं भूल रहा हूँ मूवी क्या है, और उसके ऊपर से एक मूवी भी बना है। और ये बना है राजा तब बहुत 39 ईयर्स तक राजा बना। इसके जब दादा थे चंद्रगुप्त 2 मतलब 1, वो 15 साल तक राज्य किए। उनका बेटा जो उनको फादर कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के फादर, जिनको कहा जाता है समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, वो रहे 20 साल तक राज्य किए इंडिया पे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो 39 ईयर्स तक राज किए, मतलब सबसे ज़्यादा साल राज्य किए। और उनके बाद स्कंदगुप्त आए, जिन लोगों के उन्हीं के राज्य के समय इंडिया जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में बना था। नालंदा यूनिवर्सिटी उसी समय बना था, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड का जो एम्परर हुआ करते थे, वो एजुकेशन को बढ़ावा दिया करते थे, ना कि घटावा दिया करते थे, बढ़ावा दिया करते थे। और जो स्टूडेंट जो दोनों यूनिवर्सिटी मतलब नालंदा और तक्षशिला के जो यूनिवर्सिटी है, दोनों में से जो टॉप करता था उसके लिए स्कॉलरशिप भी दिया करते थे। मतलब अभी के ज़माने में दिया जाता है तो उस ज़माने में भी दिया जाता था स्कॉलरशिप। मतलब सरकार उनके एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेगा। सोचिए चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे वो 375 AD से लेकर के 414 AD तक राज्य किए। और उनका विक्ट्री जो है वो मतलब उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकाज भी कहा जाता है, क्योंकि वो मतलब साकाज का मतलब दुश्मन होता है या कुछ कहा जाता है।
तो साकाज के डिस्ट्रॉयर थे, मतलब दुश्मनों के डिस्ट्रॉयर थे, तो बहुत बड़े एम्पायर थे। और जो फीचर था गोल्डन एज का, वहाँ पे जैसे गोल्डन एज से पहले हिंदुइज्म जो था घटावा में था। मतलब घटावा का मतलब ये हुआ कि हिंदुइज्म मतलब गुप्ता पीरियड के आने से पहले, जैसे बिम्बिसार मगध राज्य था, मतलब वो पहले था, उसके बाद मौर्य आया, मौर्य के बाद वो आया, ठीक है। उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी में मौर्य, मौर्य के बाद ये। तो मैं इतना कह दे रहा हूँ कि तीन जो ये था डायनेस्टी मैंने कहा है, कौन सा था, मगध डायनेस्टी, ये क्या था, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टी में हिंदुइज्म बिल्कुल था ही नहीं। हिंदुइज्म जो था पूरा ख़त्म था लेकिन पूरा ख़त्म था। मतलब है थोड़ा सा था उस समय। ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो जैनिज्म बौद्धिस्ट लोग थे। लेकिन जो गुप्ता जब पीरियड आया तो रिवाइवल आ गया हिंदुइज्म का, और बुद्धिज़्म का आया रिवाइवल। मतलब बुद्धिज़्म भी ठीक ठाक पॉपुलेशन में था, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गया हिंदुइज्म, बढ़ गया। अत्याचार करके नहीं किया था उन लोगों ने, बस उन लोगों का ये था, क्योंकि वो ये जो दो धर्म है ना, जैनिज्म बौद्धिज्म, इसमें बहुत ये है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है जिसको पालन करना आसान नहीं है। आजकल देखते ही होंगे कि लोगों को नॉनवेज खाने का मन होता है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, खाए वो, लेकिन इसलिए थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होती है पालन करने में। एक्चुअली ये बुद्धिज़्म जैनिज्म उतना आसान धर्म है नहीं। हिंदुइज्म थोड़ा सा आसान धर्म होगा कुछ लोगों के लिए, और सब है ठीक है, दोनों तीनों अच्छे हैं। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। उस समय इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया आया। मतलब इंडिया जो था वो ट्रेड रिलेशंस में भी अच्छा रहा, चाइना, इंडोनेशिया उस ज़माने में भी, और अच्छा ट्रेड कर लेता था। ट्रेड किया करता था सिल्क का, कॉटन का, गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का तो नहीं किया करता था। जूट का, जो मेन कॉमन चीज़ है लोगों के लिए, जो हर दिन के लाइफ में ज़रूरत पड़ता है, वो इंडिया सप्लाई किया करता था दूसरे देश को, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ का भंडार था पूरा। और चावल का तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, बाद में चाइना हो गया नंबर 1। और डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस हुआ, मतलब लिटरेचर और साइंस का दोनों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। दूसरी बात, पंचतंत्र जो था, इसी समय पंचतंत्र का ये हुआ, निर्माण हुआ। विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र लिखा था, इसी समय लिखा था उसने। महाभारत जो था उसको फिर से लिखा गया इस एज में। उसके बाद हरिसेना प्रसाती जो था, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, उसका भी जन्म हुआ था। आर्यभट्ट जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बुक लिखा था सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया, इट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पी। वर्मा हीरा वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इसी समय वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना था। वग भट्ट नाम का एक ये साधु था, उसी ने एक बुक लिखा था आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पे। तो भाई इंडिया का तो इस सोना का एज तो माना ही जाएगा, लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ मौर्य डायनेस्टी को सोना का एज, क्योंकि उस समय इंडिया था वेपन्स पे ध्यान दिया करता था। और रिलीजन जो था इंडिया का, हिंदू रिनाइजेंस पीरियड शुरू हो गया था। तो बुद्धिज्म भी, मतलब ये जो इस पीरियड के राजा हुआ करते थे पीसफुल हुआ करते थे, मतलब कोई फोर्स नहीं था, सभी धर्म के लिए इंडिया था। अभी भी सभी धर्मों के लिए इंडिया है। इंडिया को इसी के लिए सभी धर्मों का कंट्री माना जाता है इंडिया को। और इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, जो भी भगवान है, उनका पूजा करना शुरू किया गया था। समुद्रगुप्त जो था बुद्धिस्ट को अलाउ किया था श्रीलंका में अपना मॉन्यूमेंट्स बनाने का। उस समय श्रीलंका इंडिया का ही पार्ट था वो। समुद्रगुप्त ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स सब जानते हैं, बुद्धिस्ट जो ये होते हैं साधु महात्मा होते हैं, उनको कहा जाता है मॉन्क्स। तो मंकी मत कहिएगा, अच्छी बात नहीं है, उनको मंकी नहीं कहना चाहिए, मंक कहना चाहिए, मंक। और मंक को भेज दिया उन लोगों ने, बुद्धिज्म का जो भी प्रचार करना हो श्रीलंका में कर दिया। और आर्ट एंड पेंटिंग में उस समय गुप्ता पीरियड भी एक्सेल कर गया था, रिमार्केबल एमिनेंस था आर्ट एंड पेंटिंग में भी गुप्ता पीरियड का। अजंता केव्स, वॉल पेंटिंग्स सब। अजंता केव्स जो है मिलेगा औरंगाबाद में,
आप लोग ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे मैं घूमा हुआ भी हूँ और ये बहुत अच्छा जगह है, मैं भी घूमा हुआ हूँ। एजुकेशन वहाँ पे अच्छा था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वर्ल्ड फेमस था बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वर्ल्ड फेमस था मेडिसिन के लिए। मतलब मान लो कि अगर किसी को डॉक्टर बनना था उस ज़माने में तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जाया करता था मेडिसिन का अलग अलग खोज करने के लिए। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए अच्छा था। बुद्धिस्ट लर्निंग का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली बुद्धिज्म में प्रचार होगा, बुद्धिस्ट लर्निंग का मतलब है सारे धर्म का प्रचार होगा। और ये सारे धर्म का प्रचार ही मत मानो, लेकिन जो इंडिया में जिस धर्म जो था, जो धर्म जो उस ज़माने में था वो रहा करता था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस ज़माने में इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से धर्म का था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही है कि गलत है। और अगर कोई भी मतलब डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा। तो चलते हैं अपने ये इसमें। और गुप्ता पीरियड जो था वो तब ये एंड हुआ जब स्कंदगुप्त जो था, जो लास्ट पावरफुल एम्परर था, अनफॉर्चुनेटली वो मर गया, मतलब एक्सपायर कर गया 467 एडी में। जब हंस नाम जब स्कंदगुप्त ने हंस नाम का एक एम्पायर था उसको हरा दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली अपने एक घूमने के ट्रिप पे उनका कुछ बीमारी हो गया था, इलनेस हो गया था और उनका डेथ हो गया था, एक्सपायर कर गए थे। तो उनके जो बेटे थे ना वो उतने आलसी थे, एक नंबर के, कुछ का नालायक थे, मतलब वो अपने बाप के जैसा उतना पावरफुल एम्पायर नहीं बना पाए। तो उसी कारण, और दोनों में मतलब हर एक एक बेटा में यूनिटी नहीं था, मतलब यूनिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी, ख़त्म थी। सब बेटे लोग जो थे स्कंदगुप्त के लड़ाई किया करते थे कि ये मेरा गद्दी है, वो मेरा गद्दी है, ये मेरा गद्दी है, ये मेरा गद्दी मत लो। ऐसा यूनिटी मतलब डिस्ट्रॉयड यूनिटी था, इसलिए गुप्ता एम्पायर की डाउनफॉल हो गई और गुप्ता पीरियड ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर कोई भी कमेंट मतलब कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, यकीन करिए मेरे पे। और आज वैसे भी मेरा फर्स्ट वीडियो है, चैनल है, तो वैसे कम व्यू आएगा, लेकिन तभी भी 7-8 साल में ग्रो कर ही जाएंगे। और ग्रो करने में प्लीज़ आप लोग मदद कीजिएगा। और आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा।